नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने 1892 के अधिनियम तक चर्चा की थी। आज हम उसके आगे 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि किसी भी एक्ट को क्यों लाया जाता है, उसके मुख्य कारण क्या होते हैं, क्योंकि ये जो एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए थे ये भारत में जो दबाव था उसकी वजह से लाए जा रहे थे। शुरुआत में जो एक्ट लाए गए वो अंग्रेज़ों के द्वारा खुद को स्थापित करने के लिए लाए गए थे, तो इन दोनों के अंदर एक बड़ा अंतर था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 1909 का मार्लो मिंटो सुधार क्यों आया। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस नाम की। आप इस टॉपिक को, क्योंकि जो एक्ट है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत परिषद अधिनियम, मार्लो मिंटो सुधार जो है, इन एक्ट को अगर आप आसानी से समझेंगे तो आपको ये आसानी से याद रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मार्लो मिंटो सुधार है इसको 1909 के राजनीतिक सुधार 1909 का अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो मार्ले है वो उस समय भारत के गृह सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो वहाँ पे बड़ा पद था वो लॉर्ड मार्ले गृह सचिव थे। इसी प्रकार जैसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है उसमें लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू जो थे वो भारत के गृह सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। तो हमें 1909 का मार्लो मिंटो सुधार पढ़ने से पहले हमें ये देखना है आखिर ये 1909 का मार्लो मिंटो सुधार क्यों आया, उसके रीजन क्या थे। अगर पहले चर्चा करते हैं 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के जो कारण थे उनके ऊपर डिटेल के अंदर चर्चा करते हैं। तो पहला इसके जो कारण थे, $1892 का जो भारत परिषद का अधिनियम था, 1892 के जो भारत परिषद का अधिनियम था उसमें जो बातें बताई गई उनकी पूर्णतः पालना नहीं होने पे भारतीयों में जो असंतोष व्याप्त था और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भी हो चुका था। तो जो भारतीयों में असंतोष था ये उसका एक कारण था। अगर दूसरे कारण की चर्चा हम करें तो 1896-97 के अंदर भारत में भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल में अंग्रेजों के द्वारा किसी प्रकार के प्रयास नहीं किए गए जिससे भारतीयों में भयंकर रोष जो है वो व्याप्त था। इसके पश्चात म्युनिसिपल एक्ट में भारतीयों जो सदस्य थे उनकी संख्या कम कर दी गई, एक ये कारण था। विश्वविद्यालय एक्ट, उसकी कमियों को देखते हुए विश्वविद्यालय एक्ट जो था जो सबसे बड़ा कारण था इसका वो था बंगाल का विभाजन। अब इन सब कारण के अंदर जो बंगाल का विभाजन है उसके बारे में, इन सब कारण के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था बंगाल का विभाजन। अब बंगाल का विभाजन क्यों किया जा रहा था, अगर इसके बारे में बात करें तो अंग्रेजों की भारत पर धीरे धीरे पकड़ जो है वो कमजोर हो रही थी। उस कमजोर का मुख्य कारण था भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 की क्रांति के बाद में निरंतर अनेक प्रकार के संगठन का उदय हो रहा था। देश के अंदर जगह जगह विरोध के स्वर बुलंद हो रहे थे। तो उस समय हिंदू मुस्लिम में एकता थी। 57 की क्रांति भी हिंदू मुस्लिम ने साथ लड़ी थी। तो उनको अलग करने के लिए और उसको अलग करने का मुख्य कारण उनको बीज कहाँ से मिला, तो मोमडन एंग्लो लिटरल सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे सर सैयद अहमद खां, उनकी ये विचारधारा थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हिंदूवादी लोगों का मुख्य संगठन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ रहकर मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते और इसीलिए वो कांग्रेस को एंटी मुस्लिम मानते थे। उनके कांग्रेस को एंटी मुस्लिम मानने पर कहीं न कहीं ब्रिटिश जो जन आधार था उनको ये एक प्रकार से हवा मिल गई कि अगर सांप्रदायिकता का बीज बोया जाए तो भारत में लंबे समय तक शासन किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ होती है कि बंगाल के अंदर जो पूर्वी बंगाल जो था उसमें अधिकांश जो किसान थे वो हिंदू मुस्लिम थे और जमींदार हिंदू थे। बंगाल के अंदर मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर
उन्होंने लॉर्ड कर्जन की जो साम्राज्यवादी नीति थी, लॉर्ड कर्जन के आने के बाद में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन का फैसला किया और पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था वो मुसलमानों के लिए अलग से गठित किया। उस समय ये अलग इसलिए था क्योंकि देश के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रांत थे और हर प्रांत के अंदर मुस्लिम, सिख, ईसाई और भारतीय सभी साथ साथ, हिंदू साथ साथ रहते थे। लेकिन ऐसे सिचुएशन के अंदर एक अलग पूर्वी बंगाल का गठित करना और केवल मुस्लिम के लिए गठित करना, वो तुष्टीकरण किया गया था और वो भारत में दरार पैदा करने की पूरी कोशिश थी। उस समय अंग्रेजों के द्वारा ये तर्क दिया गया कि बंगाल चूंकि एक बड़ा स्टेट है और वहाँ पे शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। अब चूंकि बंगाल का विभाजन किया गया तो उसके पश्चात गरम दल ने उसका बहुत तेजी से विरोध किया। उसके गरम दल के विरोध करने के बाद में नरम दल को भी कांग्रेस के मंच से उसका विरोध करना पड़ा और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अब बात करते हैं जो स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन के अंदर जिन दो लोगों ने भाग नहीं लिया था, एक तो थे वो बंगाल के किसान, क्योंकि वो अधिकांश मुस्लिम थे, और एक स्वदेशी आंदोलन के अंदर मुस्लिम ने भाग, बंगाल के वो मुस्लिम जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। अब बंगाल में जो राष्ट्रवादी मुस्लिम थे उनके जो एक नेता थे आगा खां, आगा खां को जब ये, क्योंकि बंगाल में एक पूरी बंगाल मुसलमानों के आधार पर गठित हो चुका था, तो आगा खां जो है उन्होंने एक मुसलमानों का शिष्टमंडल लेके वो पहुंच गए लॉर्ड मिंटो के पास में, जो उस समय वायसराय थे, और उन्होंने लॉर्ड मिंटो से ये चर्चा की कि कांग्रेस के राज में हमारे राजनीतिक अधिकार सुरक्षित नहीं है और चूंकि एक स्टेट तो बना ही दिया गया है तो उसके लिए अलग निर्वाचन की मांग की उन्होंने मांग की। जब उन्होंने इस प्रकार की मांग की तो इन लॉर्ड मिंटो ने उनको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित रखने का एक आश्वासन उनको दे दिया। अब लॉर्ड जो आगा खां थे उनको आश्वासन मिल चुका था, लेकिन उनको कहीं न कहीं इस बात का भरोसा नहीं था। इसलिए चूंकि उसके पहले सैयद अहमद खां के भी यही विचारधारा थी कि मुस्लिम जो है कांग्रेस के साथ में सुरक्षित नहीं रह सकते, उनके राजनीतिक अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। तो ये धीरे धीरे बात बुलंद होती गई और आगा खां के द्वारा ये कहा गया कि अगर हमें अपनी बात मनवानी है तो आश्वासन के भरोसे नहीं रहा जा सकता, हमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह एक राष्ट्रवादी संगठन मुसलमानों का खड़ा करना चाहिए। तो इसी के तहत मुस्लिम लीग की 1906 के अंदर स्थापना होती है। तो 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो आगा खां के जो नेतृत्व में जब ये शिष्टमंडल मिंटो से मिला, उसके बाद में 30 दिसंबर 1906 को एक प्रश्न याद रखने लायक है कि ये जो शिष्टमंडल था वो शिमला के अंदर मिला था। ये शिष्टमंडल जो था वो शिमला के अंदर मिला था लॉर्ड मिंटो से। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, अब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो वकार उल मुल्क थे। वकार उल मुल्क जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब ये तो हो गई मुस्लिम लीग की बात। मुस्लिम लीग का इसलिए उदय हुआ था ताकि अपने अधिकारों की मांग को दबाव के साथ में ब्रिटिश के सामने रखा जा सके और पृथक निर्वाचन की मांग को लागू करवाया जा सके, इसीलिए ये मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब मुस्लिम लीग की जो बात थी वो सत्य साबित होती है। अमृतसर संधि के तहत 1908 के अंदर अमृतसर की संधि के तहत मुस्लिम के द्वारा, इस लीग के द्वारा 1908 में इस लीग के द्वारा अमृतसर की जो संधि थी, अमृतसर संधि में इस लीग के द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग को रखा गया। इसके पश्चात लॉर्ड मिंटो के द्वारा एक एंडेल समिति का गठन किया गया। एंडेल समिति का गठन किया गया।
अगर ये पूछा जाता है कि 1909 का अधिनियम किस समिति की सिफारिश पे आया था, तो उसका आंसर है एंडेल समिति की सिफारिश पर ये आया था। तो 1909 के अंदर एक एंडेल समिति का गठन किया गया और एंडेल समिति की सिफारिश पर ये एक्ट आया। अब चूंकि इतने सारे राजनीतिक क्रियाकलापों के बाद में आखिरकार मार्लो मिंटो अधिनियम 1909 आया और 1909 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भारत के राजनीतिक सुधारों का एक अगला जो स्टेप था वो मार्लो मिंटो सुधार प्रस्तुत किया गया। जो ये सुधार प्रस्तुत किया गया उसमें दो मुख्य उद्देश्य थे। अगर पहले चर्चा करते हैं, पहले हमने कारणों की चर्चा की, अब ये सुधार आया, इसके उद्देश्य थे, ये पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य। अब पहला उद्देश्य क्या था इसका पहला उद्देश्य ये था कि क्योंकि कांग्रेस जो थी वो नरमपंथी और गरमपंथी दो विचारधारा के लोग थे, और नरमपंथी जो थे वो कहीं न कहीं अंदर से ब्रिटिश शासन के कुछ जो उनके स्टेप थे उनके समर्थक थे। तो नरमपंथियों की संख्या अधिक थी, तो नरमपंथियों को वो खुश रखना चाहते थे। तो पहला उन्होंने प्रयास किया कि नरमपंथियों को खुश रखना, ये उन्होंने पहला प्रयास था। ये एक बाहरी प्रयास था, जबकि आंतरिक जो मूल उद्देश्य था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को दो भागों के अंदर डिवाइड करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अब पहले उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, एक्ट जब लाया जाता है तो उसमें कुछ जो होता है वो उनको एक प्रकार से खुश करने का प्रयास किया जाता है। तो इसके अंदर क्या गया कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने ये सिफारिश की थी कि जो केंद्रीय विधान परिषद जो है और उनमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, तो उनकी जो सदस्यों की संख्या 16 से लेकर 69 की गई। ये पहला खुश करने का प्रयास किया गया। दूसरा कि विधान परिषद के अंदर निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। विधान परिषद में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। तो विधान परिषद में निर्वाचन की शुरुआत हो गई और जो मेंबर की संख्या थी वो 16 से लेकर 69 कर दी गई। अब इसके बाद में अगला जो प्रयास ये किया गया, हमें ये देखना है कि 1858 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम के पश्चात 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंदर भारतीयों को कोई प्रकार का प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। उसके बाद आया 1892 का अधिनियम। 1892 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत भारतीयों को बहस करना और प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन प्रश्न के ऊपर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। और 1909 के अधिनियम में कुछ अधिकार इस प्रकार दिए गए कि बजट बहस करने का अधिकार मिला, चर्चा करने का, फिर साधारण विषय पर मतदान का अधिकार मिला, ये केवल साधारण विषय पर था। इसके अलावा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो ये जो अधिकार थे ये उनको मुख्य तौर पे 3 अधिकार दिए गए। अब इसमें बजट पर बहस का उनको अधिकार नहीं था, बजट पर बहस का अधिकार था, बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था। अब इन विषयों से कहीं भी ये जाहिर नहीं होता है कि इसका उद्देश्य भारत को उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। और इसके साथ में उन्होंने 2 चीज ये की कि जो भारत परिषद थी ब्रिटेन के अंदर, उसके अंदर 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई और एक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अंदर पहले भारतीय स्थान पाने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई। ये मेंबर थे के.सी. गुप्ता और हसन। अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अंदर भी एक मेंबर की नियुक्ति कर दी गई। अब इस जो ये तो विषय था वो नरमपंथियों को खुश करने के लिए था। अब अगला बिंदु था वो पृथक निर्वाचन प्रणाली जो थी वो उनका मुख्य उद्देश्य था। पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए उन्होंने क्या किया कि निर्वाचन मंडल 3 प्रकार के बनाए। एक तो था साधारण, जिसमें सभी निर्वाचन शामिल थे। एक था मुस्लिम का अलग से निर्वाचन मंडल
और एक था अन्य। अन्य के अंदर व्यापारिक संघ थे, जमींदार, विश्वविद्यालय, इस प्रकार से। अब 3 तो बन गए निर्वाचन मंडल, और मताधिकार दे दिया दोहरा, हिंदू मुस्लिम। अब यह देखना है कि इस एक्ट के तहत मुस्लिम को पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई, और इस निर्वाचन का भारी विरोध किया गया, और कहीं न कहीं मुसलमानों का जो उद्देश्य था उनको इसमें पूर्ति मिली। अब इस एक्ट के बारे में जब ये एक्ट लाया, तो इस एक्ट के बारे में गांधी जी ने ये कहा कि 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार है, इसने सर्वनाश कर दिया। ये कथन था महात्मा गांधी जी का। फिर भारत के गृह सचिव लॉर्ड मार्ले ने यह कहा कि अगर 1909 के अधिनियम से किसी भी प्रकार से संसदीय प्रणाली शुरू होने की शुरुआत कहीं से जगती है, तो इसमें मेरा कोई नाता नहीं होगा। यह कहना था लॉर्ड मार्ले का। और लॉर्ड मिंटो जो थे, उन्होंने ये कहा था कि हम 1909 के पृथक निर्वाचन के तहत एक ऐसे नागदंत के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत ही कड़ी होगी, जिसके परिणाम बहुत ही भीषण होंगे। ये कहा गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा। अब 1909 का मार्लो मिंटो सुधार है, ये आ गया, और इसका कांग्रेस ने भारी विरोध किया, और भारी विरोध करने के पश्चात कांग्रेस और मुस्लिम लीग की दूरियां बढ़ गई। कांग्रेस इसको स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी। इसके बाद में 1914 के अंदर जब तिलक मांडले जेल से बाहर आए, 1914 के अंदर जब तिलक मांडले जेल से बाहर आए, तो बाल गंगाधर तिलक की मुलाकात जो है वो एनी बिसेंट से इनकी मुलाकात होती है, और एनी बिसेंट के द्वारा बाल गंगाधर तिलक से मिलकर राजनीतिक संग्राम को तेज करने के लिए उनके द्वारा नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, नरम दल और गरम दल को साथ आने के लिए कहा गया। और इसी के तहत 1916 में जो लखनऊ पैक्ट आया, लखनऊ पैक्ट की 2 बड़ी चीजें थी। नरम दल और गरम दल जो थे, वो गरम दल पुनः नरम दल के अंदर शामिल हुआ। नरम दल और गरम दल दोनों जुड़कर पुनः एक कांग्रेस का एक दल बना, और कांग्रेस की फूट समाप्त हुई। और दूसरी चीज थी कि कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी पुनः एक हुई। लेकिन ये एकता अधिक दिनों तक नहीं चली। अब लखनऊ पैक्ट है, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अध्यक्ष जो है वो, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का सीधा सा संबंध जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर ये चीजें वापस बिल्कुल रिपीट होती है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ये जो संबंध था, ये लंबे समय तक नहीं चला, और 1919 के असहयोग आंदोलन तक चला। ये जो बेस था 1909 के अधिनियम की नाराजगी, उसके बाद में होम रूल लीग आंदोलन, डोमिनियन स्टेट की, और जो मॉन्टेस्क्यू की घोषणा थी, इसके अलावा ये जो तत्कालीन कारण थे वो 1919 के जो आगामी हम अगले वीडियोस के अंदर देखेंगे, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये उसका कारण था। तो आज इस वीडियो के अंदर 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार है उसमें इतना ही। इस मार्लो मिंटो सुधार को आप किताब से पढ़ने से ज्यादा उसको एक बार आसानी से समझिए, क्योंकि किसी भी एक्ट के 3 चीजें जानना जरूरी है। पहला, एक्ट क्यों लाया गया, एक्ट के अंदर क्या विषय थे, और एक्ट के परिणाम क्या हुए। इन 3 पर चर्चा करने में सारे जो विषय वस्तु है वो क्लियर हो जाती है। आगामी वीडियोस के अंदर हम देखेंगे 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आज के वीडियोस में इतना ही। धन्यवाद।